गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो जिस भी समय पर मेरी इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं। आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, दैट इज इकोसिस्टम। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज जल्दी से जाकर वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने समझा था कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है और क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 14.2 प्रोडक्टिविटी से। प्रोडक्टिविटी में यहाँ पर क्या मतलब है कि कितना हमारे पास प्रोडक्शन हुआ है किसी भी चीज का, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक कांस्टेंट इनपुट जो होता है हमारे पास सोलर एनर्जी का, वो होती है बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी इकोसिस्टम की, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके, ताकि वो एक बैलेंस बना सके फंक्शन करने के साथ साथ। यानी कि हमारे पास एक सोलर एनर्जी ही है जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोसिस्टम की। सोलर एनर्जी एक तो हमें लाइट, सनलाइट प्रोवाइड करती है, लाइट प्रोवाइड करती है, एज वेल एज एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो वो क्या करती है, किसी भी इकोसिस्टम में काफी ज्यादा हेल्प करती है कि वो इकोसिस्टम अच्छे से फंक्शन कर सके, वो अच्छे से बैलेंस बना सके। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि हम इकोसिस्टम अब किस तरह से फंक्शन करता है एज सस्टेनेबिलिटी, मतलब बैलेंस बनाए रखता है, तो उसके लिए हमें कुछ टर्म समझनी पड़ेगी। पहला आता है हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्शन। अब प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जितना भी अमाउंट होता है हमारे पास बायोमास का या ऑर्गेनिक मैटर का, बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर दोनों का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स। तो जो हमारे पास जितना भी अमाउंट होता है बायोमास का पर यूनिट एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोड्यूस हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम में फोटोसिंथेसिस के दौरान, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर टाइम है ना वो आपको मेंशन कर दिया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एक पर्टिकुलर एरिया पर, मान लीजिए आपके पास एक ये एरिया है, उस पर कितनी हमारे पास बायोमास की प्रोडक्शन हुई है, उसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। अब इसको कैसे मेजर करते होंगे, उसको हम वेट की टर्म में मेजर करते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर हो गया या फिर कैलोरी पर मीटर स्क्वायर हो गया। ऑल राइट, तो अगर आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप प्राइमरी प्रोडक्शन में डेफिनेशन के साथ साथ वो किस टर्म में मेजर किया जाता है, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा कि प्रोडक्शन कितनी हुई है, तो किसी ना किसी वे में तो हम उसको मेजर करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एक और लाइन में ऐड करेंगे कि उसको वेट की टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर हो सकता है या फिर वो एनर्जी पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। जो रेट होता है बायोमास प्रोडक्शन का उसे हम प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। और जो रेट होता है हमारे पास कितने बायोमास का प्रोडक्शन हुआ है, रेट का मतलब जहां पर हमारे पास अपॉन में टाइम आ जाता है, तो जहां पर हमारे पास टाइम आ जाता है अपॉन में, तो उससे हम क्या कहते हैं, रेट। रेट क्या है बायोमास प्रोडक्शन का, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी को भी हम टर्म्स में कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये उसकी दो मेजर टर्म्स हो गई है, ताकि हम प्रोडक्टिविटी जो डिफरेंट इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमने जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारे पास ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड दूसरा है हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वर्सेस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है हमारे पास एक्चुअल में, दो टर्म्स हमारे पास और हारी है। और हमारे पास जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो इन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। किसी भी इकोसिस्टम का वो रेट होता है ऑर्गेनिक मैटर के प्रोड्यूस होने का जो फोटोसिंथेसिस के समय वो ऑब्टेन्ड हुआ होता है। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम क्या होता है, हमारे पास एक रेट होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो आप सभी बायो स्टूडेंट्स को पता होगा। तो लेट्स चेक करते हैं कि कौन कौन मेरी वीडियो को इस समय देख रहे हैं और किस किस को पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। वैसे भी मैंने अक्सर अपनी प्रीवियस वीडियोस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आई होप कि आपको पता हो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है। तो प्लीज कमेंट करके जल्दी से बताइए एंड आई विल मार्क कि किसने आपको मुझे सही आंसर बताया है। कंसिडरेबल अमाउंट जो होता है जीपीपी का, वो क्या होता है, यूटिलाइज होता है प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए। जीपीपी यहाँ पर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। और ज्यादातर जो पार्ट होता है जीपीपी का, यानी कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है, उसमें से कुछ पार्ट जो होते हैं ना प्लांट की रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाता है, यूज कर लिया जाता है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, अगर हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और शॉर्ट में हम कहते हैं एनपीपी।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आप नॉर्मल टर्म्स में इसे ही एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स कि अगर हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से इफ वी माइनस ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी respiration from it, so we get the result net primary production। हमारे पास तीन इस तरह से अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी, बिकॉज आई टोल्ड यू कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि हम आप तीन टर्म पढ़ेंगे कि किस तरह से एक इकोसिस्टम अपने आप को बैलेंस करके रखता है, अपने आप को फंक्शन करता है। तो पहली टर्म थी प्राइमरी प्रोडक्शन, जो डिफाइंड होती है जितना अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया में किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है आपके पास, जो इकोसिस्टम का वो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है जहां पर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के समय ही कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ होता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, जब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से हम माइनस कर देते हैं रेस्पिरेशन लॉस को, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, तो उसे क्या कहते हैं हम, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो बचा हुआ होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, एनपीपी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी का मतलब होता है वन, फर्स्ट, एंड सेकेंडरी का मतलब होता है सेकंड। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को तो हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इतना बार बार सुनने तक तो आपको भी रिवाइज हो चुका होगा कि जीपीपी और एनपीपी में हमने डिवाइड किया गया, हमने पीपी को यानी कि प्राइमरी प्रोडक्शन को। अब हम पढ़ेंगे एसपी के बारे में यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। क्या होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो अवेलेबल होती है बायोमास के लिए, ताकि वो हेट्रोट्रॉप्स जो है उसे कंज्यूम कर ले। हेट्रोट्रॉप्स में कौन आते हैं हमारे पास, हर्बीवर्स आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं। अब एज अ बायो स्टूडेंट आपको ये जरूर पता होगा हर्बीवर्स कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, ग्रास वगैरह चीजों को खाते हैं, और डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन जो है वो डिराइव करते हैं, राइट। और हेट्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो कंजप्शन के लिए यूज हो जाती है हेट्रोट्रॉप्स के द्वारा। सेकेंडरी प्राइम प्रोडक्टिविटी जो होती है आपके पास वो डिफाइन की जाती है एज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के द्वारा जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन हुई होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्लांट स्पीशीज पर, इनहेबिटिंग एक पर्टिकुलर एरिया पे कौन सी प्लांट स्पीशीज है उस पर डिपेंड करती है, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स कौन से अवेलेबल है उस पर डिपेंड करती है, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है प्लांट्स की। क्योंकि हम बार बार सुन रहे हैं कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर होती है, और कौन से टाइम होता है वो फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं तब आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ली जाती है, उसको मेजर किया जाता है। तो इसलिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिस पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है पर्टिकुलर एरिया पे कौन सी स्पीशीज रहती है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे रिप्रेजेंट वो डिपेंड करती है, और साथ ही साथ फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पर भी प्लांट की वो डिपेंड करती है। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो एक एनर्जी फ्लो बताता है सिस्टम के द्वारा और एक हीट एनर्जी लॉस बताता है सिस्टम के द्वारा, क्योंकि इकोसिस्टम में स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ गेन होता रहता है, कुछ ना कुछ आउट होता रहता है, ठीक है, तभी तो ये सिस्टम जो है बैलेंस रहता है। तो इसलिए एक दूसरे पर किस तरह से, जैसे हर्बीवर्स वाला पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कार्निवर खाते हैं, तो एक दूसरे पर आपस में ये क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, ऊपर नीचे आपस, तभी हमारे इकोसिस्टम बैलेंस रह पाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन, प्रोडक्शन का हमारा काम खत्म होता है प्रोडक्टिविटी का, जिसमें अभी हमने शॉर्ट में क्या पढ़ा, प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। आपको एग्जाम में दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, या फिर आपको टू पार्ट्स जो है उसके ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन या फिर डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। तो आई होप आपको वो पार्ट क्लियर हो गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं 14.3 की तरफ। वो क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या होता है, यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवर्म। आपने अर्थवर्म के बारे में जरूर सुना होगा कि उसको वन ऑफ द फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूसनिंग ऑफ द सॉइल। तो ऐसा क्यों होता है, फार्मर फ्रेंड जो होता है उसे अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड क्यों कहते हैं, वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या करता है, हेल्प करता है। हेल्प हेल्प कैसे करता है, हेल्प ऐसे करता है वो कि वो ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, एक एज वेल एज लूजनिंग ऑफ द सॉइल में।
सॉइल के लूजनिंग में हेल्प करता है, इजिली लूज होने में, एंड जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। यहाँ पर अर्थवर्म के दो फंक्शंस आपको बताए गए हैं। सिमिलरली जो डिकम्पोज होता है वो ब्रेक डाउन कर देता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients, and the process is called decomposition. तो आपका 14.3 का जो टॉपिक है डिकम्पोजिशन वो क्लियर हुआ यहाँ से कि डिकम्पोजर जो होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। सो डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये आपकी थी डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन की कुछ प्रोसेसेस है स्टूडेंट्स, जैसे सबसे पहला हो गया आपके पास फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो एक एक करके हमें इस प्रोसेसेस को समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को क्या होता है और उसके 5 जो स्टेप्स है, उसके 5 जो फैक्टर्स है उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो इसको वीडियो का एंड तक देखना और ये सारे प्रोसेसेस को, पांचों प्रोसेसेस को अच्छे से समझना। Dead plant remains such as leaf, bark, flowers and dead remains of animals। जो dead चीजें होती है ना, जैसे कि leaves सूखी पत्तियां जो मर चुकी हैं, ठीक है, bark टहनियां, ठीक है, flowers मरे फूल ऐसे जो सूख जाते हैं एकदम, dead remains of animals जो animals waste होता है उसका dead remains जो रह जाते हैं, और जैसे fecal matter हो गया, waste हो गया, detritus हो गया, which is the raw material for decomposition। ये इसके सब क्या होते हैं? raw material होते हैं decomposition के लिए। ये सब क्या है? इसी से ही प्रोसेस जो होता है स्टार्ट होता है, कच्चा माल जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है कच्चे माल के रूप में डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, पूरा प्रोसेस इनसे ही शुरू होता है। जो क्या होता है इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के, वो फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, ह्यूमिफिकेशन हो गया एंड मिनरलाइजेशन इज द 5th स्टेप। सबसे पहले प्रोसेसिव डिकम्पोजिशन में फ्रेगमेंटेशन आता है। डेंट्रीवोर्ट्स, देखो डेंट्रीवोर्ट्स क्या होते हैं आपके पास? अर्थवर्म, जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसे कहते हैं डेंट्रीवोर्स। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व हो रहा है? अर्थवर्म। वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं डेंट्राइटस को इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। स्मॉलर पार्टिकल्स में डेंट्राइटस को डिवाइड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। डेट्राइटस मतलब जो भी अभी हमने रॉ मटेरियल्स देखे थे कि फिकल मैटर हो गया एनिमल्स का, या फिर सूखी पत्तियां हो गई, या फिर मरे फ्लावर्स हो गए, तो कोई भी डेड चीजें जो होंगी ना उसे कहेंगे डेट्राइटस। ओके, और जो इसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे हम? डेट्रीवोर्स। तो ये दो टर्म क्लियर होगी, डेट्रीवोर्स क्या होते हैं और डेट्राइटस क्या होते हैं। तो यहाँ पर डेट्रीवोर्स क्या हुआ? अर्थवर्म हुआ। और जो डेट्रीटस हुआ वो आपके पास क्या हुआ? जितने भी वो हमने रॉ मटेरियल्स पढ़े थे, स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते थे। तो बस इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो जो प्रोसेस होते हैं हमारे पास जिसमें डेंट्रीवोर्स जो होते हैं ब्रेक डाउन कर देते हैं डेंट्राइटस को, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, क्योंकि लीचिंग जो था सेकंड प्रोसेस था, उसमें क्या होता है? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नीचे सॉइल के हॉरिजन में जाते हैं, सॉइल के अंदर तक, डीप तक जाते हैं। क्या जाते हैं? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो पानी में नहीं घुलते, सॉल्युबल मतलब घुलना, तो जो पानी में नहीं घुलते वो वाले जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो वो क्या कहाँ जाते हैं? सॉइल के अंदर जाते हैं पूरा, और गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स, और एक प्रेसिपिटेट के रूप में वहां पर, मतलब वाटर इनसोल्यूबल के रूप में वहां पर अवेलेबल रहते हैं, सॉल्ट्स के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगल जो होते हैं हमारे पास एंजाइम्स, वो डिग्रेड करते हैं डेट्राइटस को इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया हो गया और फंगस एंजाइम्स हो गया, वो क्या हुआ आपके पास? डेट्रीवोर्स हुआ, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो डिग्रेड कर रहा है, वो उसको ब्रेक डाउन कर रहा है डेट्राइटस, यानी कि जो भी हमने रॉ मटेरियल्स की बात की थी सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिग्रेड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। इट इज द इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अबव स्टेप्स, ये जो जितने भी अभी तक हमने स्टेप्स पढ़े, जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, वो क्या होता है? साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं, मतलब एकदम से जल्दी से होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस खत्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट हुआ, एकदम से सारे प्रोसेसेस एक साथ भी हो जाते हैं या क्विकली भी हो सकते हैं। ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन जो होता है वो
कब होता है? जब डिकम्पोजिशन होता है सॉइल का, तब ये दो प्रोसेसेस होते हैं, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? जिसमें डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस दिखाई देता है आपको, जिसे कहते हैं ह्यूमस। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, जहां पर आपकी मिट्टी जो ऊपर वाली लेयर दिखाई देती है ब्राउन रंग की, डार्क ब्राउन कलर की, उसे कहते हैं ह्यूमस, जो बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होती है माइक्रोबियल एक्शन के। और वो क्या करती है? डिकम्पोजिशन में जाती है बहुत ही ज्यादा स्लो रेट पे। स्लो रेट पे मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास ह्यूमस जो होती है सबसे ऊपर वाली परत होती है मिट्टी की, ठीक है, सॉइल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं ना, तो इसलिए वो जो सबसे ऊपर वाले पार्ट होता है वो होता है ह्यूमस। और वो क्या होता है? उसमें माइक्रोबियल एक्शन नहीं हो सकता, रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, लेकिन उसमें जो डिकम्पोजिशन होता है ना वो बहुत ज्यादा स्लो रेट पे होता है। बीइंग कोलाइडल इन नेचर, इट सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सेव रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं रिजर्व रहते हैं। जैसे कि आपको दिखा रखा है कि ये वाली जो परत होती है इसे हम कहते हैं ह्यूमस, और ये है आपके पास अर्थवॉर्म। दिस इज द होल प्रोसेस कि किस तरह से हमारे पास क्या होता है, एक ट्री ग्रो करती है सॉइल में, ठीक है, एक ग्रीन लीफ फॉल करती है ग्राउंड पर, फिर उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उसे खाते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली डिकम्पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हर सॉइल से केमिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई, इन सबसे होते हैं। फिर जितना भी हमारे पास केमिकल एक्शन लिए जा रहे हैं वो कहाँ पर होते हैं? आपके पास ऑर्गेनिक रिच सॉइल में। फिर से आपके पास एक अच्छी खासी ऑर्गेनिक रिच सॉइल आ गई, तो यहाँ पर क्या होता है? लीव्स जो होते हैं वो पार्शली कंज्यूम की जाती है डिकम्पोजर्स के द्वारा, फंजाई, बैक्टीरिया के द्वारा। दे बिगेन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर, और फिर वो कचरे के रूप में प्रेजेंट हो जाते हैं, डेड रिमेन के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस डिकम्पोजिशन का शो किया गया है। नेक्स्ट, जो ह्यूमस होती है, जो सबसे ऊपर वाली परत होती है सॉइल की, उसमें कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को अकर करते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? मिनरलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जितने भी माइक्रोब्स है वो जो ऊपर वाली परत पे रहते हैं मिट्टी की, वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और दिस प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करता है, यानी कि इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। जो रेट होता है डिकम्पोजिशन का, वो कंट्रोल्ड होता है केमिकल कॉम्पोजिशन से, कि क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है डेट्राइटस का, डेट्राइटस जितना भी हमारे पास रॉ मटेरियल था, और क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसपे डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है, राइट। तो इसलिए वो डेट्राइटस हो सकते हैं, वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, कि वो एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है। इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन जो डिकम्पोजिशन रेट होता है वो स्लो होता है। अगर नॉर्मल से क्लाइमेटिक कंडीशन है तो उसमें क्या होगा? रेट जो होगा स्लो होगा। इफ डेट्राइटस इज रिच इन लेग्निन एंड काइटिन, अगर लेग्निन और काइटिन होगा आपके पास डेट्राइटस, डेट्राइटस मतलब रो मटेरियल, अगर रो मटेरियल में ये दोनों चीजें इन्वॉल्व होगी तो आपका डिकम्पोजिशन रेट जो होगा स्लो होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें वो डिकम्पोजिशन के रेट को स्लो कर देती है। और फास्ट होगी अगर आपका जो नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल डेट्राइटस होगा, जैसे कि शुगर, तो आपके पास उस समय डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होगा वो वेरी फास्ट चलेगा। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जिस पर हमारा डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो डिपेंड करता है। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि क्लाइमेट की बात करें तो हम सबसे पहले सॉइल की बात करेंगे एंड टेम्परेचर की बात करेंगे, जो डिकम्पोजिशन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास गर्म या फिर मॉइस्ट एनवायरमेंट होगा, यानी कि गर्मियों की अगर हम बात करें, तो वहां पर डिकम्पोजिशन फेवर में होंगी, और लो टेम्परेचर पे एनारोबियोसिस एंड इनहिबिट करेगा डिकम्पोजिशन को, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा। यानी कि फेवर में तब होगा जब आपके पास वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट प्रेजेंट होगा। तो इसी के साथ आज हमने पढ़ा कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या होता है। प्रोडक्टिविटी में दो तरह की प्रोडक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन होता है यानी कि प्राइमरी प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। एंड सिमिलरली जो आपके पास डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, जिसमें ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। और 5 प्रोसेसेस होते हैं डिकम्पोजिशन के, जो आपको अभी हमने एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप
आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।